हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और प्रयास करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। जो भी बच्चा होम साइंस की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ में जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज उसके लिए रामबाण साबित होने वाले। काफ़ी फायदा इस सीरीज से होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं और आज की क्लास में भी हम आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। और जो भी बच्चा लगातार रेगुलर हमारी क्लासेस देखता है, काफ़ी फ़ायदा उसको एग्जाम में उसके होने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पर शुरू करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान के जनक है। ऑप्शन 1 लेवाइजर, ऑप्शन 2 पेंटेकोफर, ऑप्शन 3 अतवाटर, ऑप्शन 4 वोइट। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, एंटोनी लेवाइजर। ये क्या है? पोषण विज्ञान के जनक है और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन 1 कच्ची मछली और मांस का टिक्का, ऑप्शन 2 अंडे, ऑप्शन 3 दालें और भूरा चावल, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, ये आपको बताना है। क्या कच्ची मछली और मांस का टिक्का कराएगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अंडे, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा और चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है, दालें और भूरा चावल भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, आपको बताना है कि वे कौन से। फूड एडिटिव, ऑप्शन यहाँ पर 2 फर्मेंटेड फूड, ऑप्शन 3 फूड सप्लीमेंट, ऑप्शन 4 फोर्टिफाइड फूड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, वे कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, फूड एडिटिव। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वे भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, वे कौन से? पूर्ण द्रव भोजन, मृदु भोजन, स्पष्ट भोजन, नियमित भोजन। पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, आपको बताना है कि वह कौन सा भोजन है। पूर्ण द्रव भोजन, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मृदु भोजन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नियमित भोजन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचा है, स्पष्ट द्रव भोजन। वह भोजन है जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, पथ्य, खाद्य विज्ञान या पोषण। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो वे क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या विज्ञान है? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पथ्य, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। खाद्य विज्ञान, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन करने को परिभाषित किया गया है पोषण विज्ञान से। तो यहाँ पर पोषण की अगर बात करें, द स्टडी ऑफ फूड एट वर्क इन द बॉडी, तो ये पोषण के रूप में परिभाषित है। तो पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषण किससे प्राप्त होता है, तो पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, ऑप्शन 2 भोजन में वसा का मूल्यांकन, ऑप्शन 3 भोजन के प्रोटीन का अनुमान, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है ट्राइजिल टेस्ट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन के गैर पोषणीय घटक है जल, रेसे या रफेज, वर्ण यौगिक या उक्त सभी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भोजन के गैर पोषणीय घटक है, वे क्या क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जल, तो ये भी ऑप्शन हमारा होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। रफेज या रेसे, ये भी ऑप्शन हमारा होगा। वर्ण यौगिक, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है।
तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही है, तो उक्त सभी। यहाँ पर होने वाले भोजन के गैर पोषणीय घटक है उक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है सुपोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, आपको बताना है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। क्या सुपोषण कहलाएगा, क्या अतिपोषण कहलाएगा, क्या अल्पपोषण कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अतिपोषण कहलाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन 1 ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन 2 विटामिन सी की कमी, ऑप्शन 3 कैल्शियम की कमी, ऑप्शन 4 फास्फोरस की कमी। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी के कारण जो गंभीर रूप से होता है वो क्या होता है, स्कर्वी, बेरीबेरी, मरासमस या घेंगा। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्कर्वी तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बेरीबेरी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, घेंगा ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर मरासमस सही है। मरासमस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है, तो ये भी ऑप्शन आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बस एक प्रयास करें ताकि इस सीरीज से आपको आपके एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। अगर आपको प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी भाई बहन यहाँ पर होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है पोषण का, वरिष्ठ भोजन का, अल्प पोषण का या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है, तो किसका प्रदर्शित करता है लक्षण, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अल्प पोषण या कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है, कुपोषण। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना ये लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वार्सियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्वार्सियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सियोरकोर रोग होता है। तो किन में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वार्सियोरकोर रोग किन में होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकोर रोग होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किन में होता है, तो बच्चों में होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है, गुस्से वाला होता है, भूखा होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, वे क्यों होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कमजोरी के कारण बच्चा क्या होता है, मेरास्मस रोग में प्रभावित होता है और वे क्या हो जाता है, कमजोरी के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी है। ऑप्शन पहला फ्लोरोसिस और मोटापा, ऑप्शन 2 फ्लोरोसिस और गोटरेट, ऑप्शन 3 गोइटर ऑफ मोटापा। यहाँ पर बताना है कौन कौन सा होगा यहाँ पर, गोइटर और मोटापा। ऑप्शन 4 फ्लोरोसिस और केरेटनिजी। आपको बताने की कौन सी दो बीमारी होती है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से फ्लोरोसिस और मोटापा। ये क्या होता है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी के कारण दो बीमारी हो जाती है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, फ्लोरोसिस और मोटापा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है। आपको बताना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से जानी जाती है। एंटीजेन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, लिपिड्स नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होगा, तो एंटीबॉडीज के नाम से इम्यूनोग्लोबुलिन जानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी, क्या होगी। छाती से मोटी होती है। ऑप्शन 2, छाती से बराबर होती है। ऑप्शन 3, छाती से बड़ी होती है। ऑप्शन 4, छाती से कोई संबंध नहीं होता। आपको बताना है कि अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की परिधि कैसी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से छाती से छोटी होती है, इसे आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। छाती से क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होगी, छाती से छोटी होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं तापमान, फोटोमेट्री, ज्यामितीय या कैलोरीमेट्री। आपको बताना है कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें, तापमान कहेंगे तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, फोटोमेट्री कहेंगे ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ज्यामितीय कहेंगे ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा है, कैलोरीमेट्री। ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है एक समान, कम, अधिक या इनमें से कोई नहीं। DSSB PhD 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा होता है, कम होता है, एक समान होता है या अधिक होता है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा होगा, तो यहाँ पर अधिक होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन, वसा, ग्लूकोज या खनिज लवण। आपको बताना है कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन है तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, वसा ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, खनिज लवण ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बिस्तर बनाना खालिस्तान ऊर्जा का कार्य है, हल्की, भारी, मध्यम, अत्यंत भारी। आपको बताना है कि बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कैसी ऊर्जा वाला कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, बिस्तर बनाना भारी ऊर्जा वाला कार्य है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। BMI को नापने का, SDA को नापने का, BMR को नापने का, MMR को नापने का। आपको बताना है यहाँ पर बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो क्या नापने का यंत्र, ये आपको बताना है। क्या BMI नापने का, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। SDA नापने का, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। MMR को नापने का, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर BMR को नापने का एक यंत्र है। और ये GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में लगातार पूछा गया है 2 सालों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या अवशोषण क्षमता बराबर होती है। अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता में कमी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन अवशोषण क्षमता बराबर होती है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अवशोषण क्षमता में कमी होती है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा संचरण, ताप संवहन, ऊष्मा नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है,
ऊष्मा नियंत्रण करना। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा को नियंत्रण करना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम युक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो किसमें होती है ये आपको बताना है। मोल्ड्स, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रोटोजोआ, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वायरस, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बैक्टीरिया जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम है जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, हेमीसेलुलोज, मोनोसेकेराइड। आपको बताना है कि सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है वे कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन होगा सेलुलोज, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पॉलीसेकेराइड, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर से है मोनोसेकेराइड, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमें आप ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक भी पहुँचाइए जो होम साइंस की तैयारी करें ताकि उन बच्चों तक भी ये पहुँच सके और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 26वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है। तो कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 40%, 20%, 15% या 60%। आपको बताना है कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, कितना ऊर्जा प्रदान करता है ये आपको बताना है कि कितने परसेंट ऊर्जा प्रदान करता है। 40%, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 20%, ये भी नहीं होगा। 15, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, 60%। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, वसा, कार्बोहाइड्रेट या शक्कर। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, स्टार्च। पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। 14%, 15%, 16% या 17%। आपको बताना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 14%, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 15% नहीं होगा। 17% भी नहीं होगा। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या उत्पन्न प्रोटीन। आपको बताना है यहाँ पर हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हीमोग्लोबिन ये एक संयुक्त प्रोटीन है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। तो कैसा प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल या इनमें से कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं या आरएनए कहते हैं या अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अमीनो अम्ल। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोना में या लैक्टोज में। आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह किस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ना तो हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है एमिनो अम्ल में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32,
जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 800 ग्राम, 100 ग्राम, 350 ग्राम या 500 ग्राम। आपको बताना है कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 800 ग्राम, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 100 ग्राम ये भी नहीं होगा। 500 ग्राम ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही, जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु के लिए उसके सिर का संपूर्ण शरीर का भाग होता है 1/4 होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संपूर्ण शरीर का कितना भाग होता है, तो यहाँ पर 1/4 यहाँ पर पूरे शरीर का यहाँ पर होता है। सिर उसके नवजात शिशु के यानी कि सिर पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। लिनोलिक अम्ल, एक्रोलिक, कोलेस्ट्रॉल या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो क्या बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, एक्रोलीन या प्रोपेनल 2 के नाम से जाना जाता है। तो वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो क्या बनता है, एक्रोलीन। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अच्छे स्वाद के लिए या मजबूत हड्डियों के लिए। पीएचडी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, तो किसके लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो क्या रक्त निर्माण के लिए होते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या अच्छे स्वाद के लिए होते हैं, ये भी नहीं होगा। मजबूत हड्डियों के लिए, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं सही पाचन के लिए, तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की ओर। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए, लौह तत्व, विटामिन बी या खनिज। आपको बताना है कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एलटी और यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विटामिन ए। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। आपको बताना है कि रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन ए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन डी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रक्त स्राव को रोकने के लिए विटामिन के होता है और जिसकी खोज अगर खोज की यहाँ पर बात करें तो खोज का श्रेय डेम तथा स्कान हेडर को जाता है। तो विटामिन के की खोज का श्रेय यहाँ पर डेम तथा स्कान हेडर को जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो ये भी आप नोट करते चलेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। कई एग्जाम में लगातार पूछा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी एग्जाम 2019, 13 और 9 में पूछा गया। डीएसएस में 2014 में पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी राजस्थान में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता कहलाती है पर्नीशियस, सिकल सेल, मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक। आपको बताना है यहाँ पर विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड एग्जाम में भी पूछा गया है और राजस्थान एग्जाम में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता को पर्नीशियस कहते हैं। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान से देखिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में उठाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमें प्रीवियस क्वेश्चन से भी यहाँ पर मिल जाते हैं।
आपके एग्जाम में देखने को। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी ज़्यादातर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे तैयार करने में लग जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर उठाता है। तो आप उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखकर आपको जाना है, और जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको। आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको उनसे हेल्प मिल सके। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए पदार्थ में यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। फास्फोरस, विटामिन ई, लौह तत्व। सभी विकल्प सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि दिए गए पदार्थों में से ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा कार्य करता है। क्या फास्फोरस कार्य करता है, क्या विटामिन ई कार्य करता है, या लौह तत्व कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फास्फोरस, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। लौह तत्व ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, विटामिन ई। ये पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है, विटामिन ई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। DSSB PhD 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन बी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन ए ये भी नहीं होगा, विटामिन सी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन एक ही हमारा यहाँ पर बचा है, विटामिन डी। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी के द्वारा होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया। मैकाले, कॉलिंग, फिशर या फंक। आपको यहाँ पर बताने कि विटामिन शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें, मैकाले, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कॉलिंग ये भी नहीं होगा, फिशर ये भी नहीं होगा। तो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन शब्द का आविष्कार किया गया, और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। आपको बताने की कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। क्या विटामिन ए, तो विटामिन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। विटामिन डी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन के ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन ई ऐसा विटामिन है जो बांझपन रोकने की औषधि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। PhD 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक होता है, बीमारी होती है। तो ये क्या हमारा विटामिन ए, और ये आँख से संबंधित बीमारी है जीरोप्थेल्मिया। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। कभी कभी आपको बीमारी के दे देगा नाम और आपसे पूछ लेगा कि किस यहाँ पर अंग से संबंधित है। तो ये आँख से संबंधित है, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 96.9%, 43.2%, 99.27% या 45%। आपको बताना है कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर देखें तो 96.9%, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से 99.27% यहाँ पर क्या होती है, लार में पानी की मात्रा होती है। तो ये आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। एल्यूमिनियम सॉल्ट के कारण, पोटेशियम के कारण, कैल्शियम सॉल्ट के कारण या सोडियम सॉल्ट के कारण। और आप यहाँ पर देख सकते हैं GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013, 14 और यहाँ पर 12 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, एल्यूमिनियम सॉल्ट किसके कारण होती है, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। पोटेशियम सॉल्ट ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सोडियम सॉल्ट ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन
यहाँ पर तीसरा हमारे यहाँ पर से कैल्शियम सोल्ट के कारण जल की कठोरता, यहाँ की जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो कैल्शियम सोल्ट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। टीजीटी झारखंड 2017, पीजीटी 2009, 5, टीजीटी 2013, 11, 9, 5 में पूछा और राजस्थान में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? 60%, 51%, 71% या 81%। यह आपको बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें 60%, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 51% ये भी नहीं होगा। 81% ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो लगभग एक वयस्क आदमी में 70% पानी होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, 71%। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। पीजीटी 2006, 14 और टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखें, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पोटेशियम परमैंगनेट से जल की शुद्धि के लिए ये रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? आसवन विधि, उबालना, अवक्षेपण या क्लोरीनीकरण करना। टीजीटी 2009, 6 और पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है। तो घरेलू स्तर पर हम क्या करते हैं, जल को उबाल कर शुद्ध करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है? फ्लोरोसिस, कुपोषण, एनीमिया, लेथेरिज्म। आपको बताना है कि फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। सेपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न खालिस्तान में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। आपको बताना कि किस में पाया जाता है? सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां या उक्त में से कोई नहीं। DSSB पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि सेपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न डैश में बहुतायत विशेषता में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, क्या सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कवक हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, ये पादप प्रजातियों में यहाँ पर सेपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत विशेषता में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि? ऑप्शन पहला, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन 2, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह हल्की होती है, वह देखने में सुंदर होती है। आपको बताना है कि काली चाय से हरी चाय बेहतर है, वे क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उसमें अधिक क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिस्सू कहाँ रहते हैं? जानवर के शरीर में, कूड़े में, गंदे पानी में या चारपाई में? पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि पिस्सू कहाँ पर रहते हैं। पिस्सू कहाँ पर रहते हैं? तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जानवर के शरीर में। और पिस्सू साइनोप्टेरा कुल के कीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कुल के यहाँ पर कीट होते हैं, तो साइनोप्टेरा कीट कुल के कीट होते हैं पिस्सू। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पिस्सू कहाँ रहते हैं? जानवर के शरीर में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? एपिडर्मिस, एम्ब्रियो, पेरिकार्प या इंडोस्पर्म? आपको बताना है कि गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा। तो गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है, तो एपिकार्प में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये लगाते हुए चलेगा, एपिकार्प स्तर में होता है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने 53वें क्वेश्चन की ओर। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। पीली मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से पीली मक्का एकमात्र ऐसा अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ई कोलाई, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस। आपको बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। क्या ई कोलाई होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राइजोबियम ये भी नहीं होगा। क्लोस्ट्रीडियम नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएसएसबी पीएचडी 2018, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 और टीजीटी राजस्थान में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 खाली स्थान को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। गेहूं, रागी, ज्वार या बाजरा। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गेहूं को कहा जाता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ज्वार ये भी नहीं होगा। बाजरा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर से रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, फलों में, सरसों के तेल में, मक्खन में। आपको यहाँ पर बताना है कि ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें अंडे में, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फलों में ये भी नहीं होगा। सरसों के तेल में ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध, फल, मांस या ब्रेड। आपको बताने के वास्तव में निम्न के अतिरिक्त, यहाँ पर अतिरिक्त पूछा है कि किसके अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें दूध, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फल हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ब्रेड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से मांस, वास्तव में यहाँ पर इसके अतिरिक्त सभी भोजनों में क्या पाए जाते हैं, मांस के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। जो भी बहनें या भाई यहाँ पर होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस रेगुलर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आपको लगातार हमारी वीडियोज़ देखनी है और आपको इसका फ़ायदा उठाना है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पर एक लाइक तो आपका बनता है हमारे प्रयास के लिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी करते रहिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है। चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली या अंडे। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है, तो किस में है कोलेस्ट्रॉल, ये आपको बताना है। कि चावल में है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां ये भी नहीं होगा। मूंगफली ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से अंडा भोज्य पदार्थ में इसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन खेल कूद पोषण किसी की, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। खेल कूद पोषण किसी की यानी कि किसकी डैश में यहाँ पर सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास में है। एथलेटिक्स निष्पादन, मतिहीन निष्पादन, मध्यम निष्पादन या उक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खेलकूद पोषण, एथलेटिक निष्पादन में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन का अध्ययन और अभ्यास है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही यहाँ पर सही है, एथलेटिक निष्पादन, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते अपने 60वें क्वेश्चन की ओर। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ऑस्ट्रोमलेशिया, कबूतर छाती रोग, ऑस्टोपोरोसिस, अस्थि विकृति। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ना आंसर दीजिए अपना
कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? क्या ऑस्टोमलेशिया होती है? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कबूतर छाती रोग, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अस्थि विकृति, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक ही बचा है, ओस्टोपोरोसिस। ये क्या होता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है ओस्टोपोरोसिस और ओस्टोमलेशिया, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ओस्टोमलेशिया ये प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण किसमें होता है? प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी का कारण होता है। तो किसमें होता है? प्रौढ़ों में होता है। और ये वृद्धावस्था में कौन सा रोग होता है? ओस्टोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ओस्टोमलेशिया प्रौढ़ावस्था में और ओस्टोपोरोसिस वृद्धावस्था में। तो आप ये ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। दूध का खमीरी उत्पाद है बटर, घी, पनीर या खोआ? टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दूध का खमीरी उत्पाद है तो क्या है? क्या बटर है, क्या घी है, क्या पनीर है, क्या खोआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर बटर नहीं होगा, घी नहीं होगा और खोआ भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है यहाँ पर। तो दूध का खमीरीकृत उत्पाद क्या है? यहाँ पर पनीर है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है आयोडीन टेस्ट युक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट युक्त करके, कालीफार्म टेस्ट युक्त करके, फास्फेटेज टेस्ट युक्त करके। और आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी उत्तराखंड 2014 जीआईसी प्रवक्ता 13-14 में पूछा गया क्वेश्चन है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच किससे होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, क्या पहला ऑप्शन होगा आयोडीन टेस्ट युक्त? नहीं होगा। नाइट्री, ये भी नहीं होगा। कैलीफॉर्म, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो फास्फेटेज युक्त टेस्ट करके क्या किया जाता है? पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है अफीम, मदिरा, तंबाकू या कोकीन? आपको बताना है कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ क्या है? अफीम है। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। बियर में सूरासार इनके अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है 40.50%, 55%, 3% या 22%। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि बियर में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 55% भी नहीं होगा, 22% भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, 3%। बियर में अल्कोहल की मात्रा 3% पाई जाती है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गरिष्ठ आहार, वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, प्रोटीन युक्त आहार? आपको बताने कि एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गरिष्ठ आहार कहा जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वसायुक्त, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन युक्त, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए 18 से 24%, 10 से 16%, 2 से 8% या इनमें से कोई नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए तो कितने प्रतिशत यहाँ पर होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर 18 से 24% होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? स्वाद के लिए, सोडियम का अवशोषण करने के लिए या ऊर्जा का स्रोत के लिए या इनमें से कोई नहीं।
DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, क्या स्वाद के लिए, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सोडियम का अवशोषण करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से, ऊर्जा का स्रोत के लिए ORS में ग्लूकोज के लिए मिलाया जाता है, ऊर्जा के लिए मिलाया जाता है। ORS ग्लूकोज में मिलाया जाता है, तो किसके लिए, ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसे मिलाया जाता है। तो पहले तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। कॉर्निया, केसीन, रोडोप्सिन, कैथोस्पिन। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन कॉर्निया, ये नहीं होगा। केसीन नहीं होगा, कैथोप्सिन नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से रोडोप्सिन, रोडोप्सिन हमारा आंसर यहाँ पर होगा। यह प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनाइन, हिस्टाडीन। आपको बताना है यहाँ पर सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है। UGC नेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर है टायरोसिन, ये क्या है, सुगंधित अमीनो अम्ल है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, गंधक जिसे हम सल्फर कहते हैं युक्त अमीनो अम्ल है सिस्टीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, हिस्टाडीन। आपको यहाँ पर बताना है कि गंधक युक्त अमीनो अम्ल है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है, तो सिस्टीन, ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। आर्जिनिन ये भी नहीं होगा, हिस्टाडीन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा यहाँ पर से है मिथियोनिन, ये क्या है, गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 71वें क्वेश्चन की ओर। विटामिन B12 की कमी से होता है बेरी एथेरोस्क्लेरोसिस, पर्नीशियस एनीमिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पर्नीशियस एनीमिया। ये क्या होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, कैरोटीन पाया जाता है विटामिन A में, विटामिन C में, विटामिन B में, या इनमें से कोई नहीं। TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कैरोटीन पाया जाता है किस विटामिन में, विटामिन कैरोटीन पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, विटामिन A में कैरोटीन पाया जाता है, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, गेहूं के अंकुर का तेल खाली स्थान का उत्तम स्रोत है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E। ये भी TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गेहूं के अंकुर का तेल किसका उत्तम स्रोत है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ई का उत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, आहार में विटामिन A की कमी से रोग होता है कीरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है आहार में विटामिन A की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन ये भी होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, जीरोप्थेल्मिया ये भी रोग होगा, रतौंधी ये भी होगा, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आहार में विटामिन A की कमी से होने वाले रोग है तीनों, ये कीरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, ये विटामिन A के कारण यहाँ पर होने वाले रोग है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है 21 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, 17 मिलीग्राम, या 26 मिलीग्राम। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर RDA 2010 के अनुसार आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से यहाँ पर आपको पढ़ना है कि किसके अनुसार पूछा है, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो आपको बताना है यहाँ पर एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है, तो कितनी आवश्यकता है 2010 के अनुसार, ये आपको बताना है।
तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 21 मिलीग्राम। तो एक भारतीय महिला की 2010 आरडीए के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है 21 मिलीग्राम। और यहाँ पर आरडीए 2020 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आरडीए 2020, तो इसके अनुसार महिलाओं में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ाकर 29 मिलीग्राम हो गई है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर 2020 पूछे आरडीए तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है 29 मिलीग्राम, और 2010 आपको क्वेश्चन में पूछे तो 21 मिलीग्राम आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ता खालिस्तान के लिए आवश्यक है प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका विभाजन, वृद्धि, उक्त सभी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जस्ता किसके लिए आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, कोशिका विभाजन ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जस्ता किसके लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए आवश्यक है। जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूने वाला पानी खाने से खालिस्तान का ग्रहण अधिक होता है। फास्फोरस, कैल्शियम, लौह या उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चूने वाला पान खाने से क्या होता है, किसका ग्रहण हम अधिक करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो व्यक्ति चूना खाते हैं उनमें किसकी अधिकता पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या फॉस्फोरस की, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या लोह की, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का ग्रहण अधिक होता है। तो ये आप ध्यान रखते ही चलेगा, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते अपने 78वें क्वेश्चन की ओर। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है। उबालकर, छानकर, क्लार्क विधि, या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2009 और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या उबालकर, तो ये भी विधि अपनाई जाती है ज़्यादातर घरों में। छानकर, ये भी, और क्लार्क विधि। तो ऑप्शन इसलिए हमारा यहाँ पर चौथा सही है, इनमें से सभी। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उबालकर, छानकर और क्लार्क विधि, ये सभी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। एल्यूमिनियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट। जीआईसी प्रवक्ता 2013 और जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कैल्शियम सॉल्ट के कारण जल की कठोरता की उपस्थिति किसके कारण होती है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, एंथोजेंथीन के कारण, या कैरोटीनॉइड्स के कारण। आपको यहाँ पर बताना है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टीजीटी 2013, जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है, तब अपना आंसर देते हुए चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से इसमें गाइटोजेनिक घटकें नहीं होती है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि नहीं होती, ये आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। बंद गोभी, पालक, फूल गोभी या शलजम। आपको बताने कि निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती, नहीं पूछा गया, ये आपको बताना है। बंद गोभी क्या इसमें नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पालक, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फूल गोभी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो शलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेसारी दाल के कारण होता है रक्ताल्पता, पेलाग्रा, रिकेट्स, लेथिरिज्म। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि खेसारी दाल के कारण कौन सा रोग होता है। रक्ताल्पता, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पेलाग्रा, ये भी नहीं होगा। रिकेट्स, ये भी नहीं होगा। तो लेथिरिज्म नामक रोग हो जाता है खेसारी दाल के यहाँ कारण। और जिसकी अधिकता के, या अगर इसका अधिक सेवन कर लिया जाए, खेसारी दाल का अधिक सेवन कर लिया जाए तो लकवा भी हो जाता है। जिसके अधिक सेवन से, जिसके अधिक जिसके अधिक जिसके अधिक
अधिक सेवन से लकवा हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, खेसारी दाल के अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, लेथेरिज्म हो जाता है, और इससे लकवा भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं। खाली स्थान आपको दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं? निर्जीव, ठंडे, चमकदार या गर्म? टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि सब्जियों के रेशे छूने में कैसे लगते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, निर्जीव तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, चमकदार ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, गर्म ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है। सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं, क्योंकि इसमें O2 की उपस्थिति होती है, इसलिए क्या होते हैं, छूने में ठंडे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना प्रयास करें, हमारा बस प्रयास यही है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करा सके, ताकि आपके एग्जाम में भी यहाँ पर आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि आपका एग्जाम भी आने वाला है टीजीटी का। तो ताकि उस एग्जाम के लिए आपको हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसलिए हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर करने वाले। तो क्लास को आपको लगातार यहाँ पर देखनी है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में। ऑप्शन 2, शरीर निर्माणक आहार के रूप में। ऑप्शन 3, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, और टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि ताजे फल या सब्जियां आहार में सम्मिलित क्यों किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, सुरक्षात्मक आहार के रूप में ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज से, फ्रक्टोज से, या किण्वन से? आपको यहाँ पर बताना है कि दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किस जीवाणु के कारण होता है यहाँ पर, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही का खट्टापन होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, बालोपहार योजना या बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या इनमें से कोई नहीं? टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा। डाकघर होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राष्ट्रीय बैंक, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट बालोपहार योजना तथा बाल विकास फंड योजना संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक पहचानिए। एस्परजिलस, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या उपयुक्त सभी? DSSB पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक को पहचानिए, आपको यहाँ पर पहचानना है। एस्परजिलस, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑप्शन हमारा होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के कारण भोजन से जुड़े कैंसर कारक है, ये उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए? चावल का आटा, भुट्टे का आटा, गेहूं का आटा, चना दाल का आटा? DSSB टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो ये भी ध्यान से देखते हुए चलना है। क्या बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ये नहीं यहाँ पर देखना भूल जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और नहीं यहाँ पर भूल जाते हैं, और घर आकर देखते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमसे आता था, ये क्या हो गया कि गलत हो गया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि ग्लूटेन
एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, चावल का आटा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भुट्टे का आटा, ये भी नहीं होगा। चना दाल का आटा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को गेहूं का आटा नहीं देना चाहिए, ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ORS का पूर्ण रूप क्या है? ओरल रेगुलेशन साल्ट, ओरल रेटेड साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिवोल्यूशन साल्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ORS का यहाँ पर पूर्ण रूप बताना है कि पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ओरल रेगुलेशन सॉल्ट, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ओरल रेटेड सॉल्ट, ये भी नहीं होगा। ओरल रिवोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो ORS का पूर्ण रूप क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ये क्या है? इसका पूरा नाम है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी। GIC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक होता है? क्या वसा में, क्या प्रोटीन में, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या विटामिन डी में? आपको बताना। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वसा हमारा आंसर नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पौष्टिकता तत्व के चयापचय में सहायक होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है आपको बताना है। इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन 2 गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन 3 कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन 4 गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपना आंसर दीजिए। प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंसुलिन आधारित डायबिटीज, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कुपोषण संबंधी डायबिटीज, ये भी नहीं होगा। गर्भावस्था संबंधी डायबिटीज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज को प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस ये कहलाती है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था 1955 में, 1965 में, 1960 में या 1970 में? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या 1955 में हुआ था? तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। 1965 में, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1960 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर से 1970 में डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि, भाषण या प्रदर्शन। PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तब आप अपना आंसर यहाँ पर देना है, क्योंकि तभी आप अपना आंसर सही से यहाँ पर दे पाओगे। बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें, सामूहिक वार्तालाप, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। प्रयोगशाला विधि, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भाषण, ये भी नहीं होगा। तो प्रदर्शन यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है सही, प्रदर्शन। तो कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रदर्शन विधि। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम जमाने के लिए इनमें से मिलाया जाता है नींबू का रस, नमक, गंधक अम्ल, आलू। TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम जमाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, नमक, ये हमारा आंसर नहीं होगा। गंध कमल, ये नहीं होगा। आलू नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर पहले ही हमारा यहाँ पर सही है, नींबू का रस। स्ट्रॉबेरी या जैम जमाने के लिए नींबू का रस मिलाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाएगा, तैरना लगेगा, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। GIC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पानी में डालने से ताज़ा अंडे की पहचान कैसे करेंगे आप, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, तो पानी में ताज़ा अंडा डालने से वे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा।
यही उस अंडे की क्या है, शुद्धता की पहचान है। तो अंडे की, अगर ताज़ा अंडा है उसकी शुद्धता की पहचान क्या है, शुद्धता की पहचान क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, पानी में बैठ जाएगा। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी? 1954 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1987 ईस्वी में? LT 2020 और TGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताने की खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1954 में खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन या बिटेलिन? आपको यहाँ पर बताना है कि चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। UGC नेट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। बीटा कैरोटीन, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लाइकोपिन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटेलिन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर बचा है एंथोसाइनिन। चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है एंथोसाइनिन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? ये आपको बताना है। 1 अगस्त 1956, 1 जून 1955, 1 मई 1957 या उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 मई 1957 आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही होगा। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन 1 अगस्त 1956, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1 मई 1957, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा है, 1 जून 1955 को मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? स्टूइंग विधि, उबालना, प्रेशर कुकिंग या बेकिंग? TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्या स्टूइंग विधि, क्या उबालना, क्या प्रेशर कुकिंग या बेकिंग? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, स्टूइंग विधि, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उबालना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बेकिंग, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर से प्रेशर कुकिंग। वाष्प के दबाव से बनने वाले भोजन बनाने वाली विधि क्या कहलाती है? प्रेशर कुकिंग। TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का फ्रेंड्स ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B या इनमें से कोई नहीं? TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर आपको देना है कि पकाने से नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है पकाने से। ऑप्शन यहाँ पर देखें, विटामिन A, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। विटामिन D, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से ये पकाने से विटामिन B नष्ट हो जाता है और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास में, ये आप हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए। अगली क्लास में भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर दे पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास ऐसी क्वेश्चनों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।